इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल टू राइट टू आस्क द क्वेश्चन पावर। हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हमेशा सवाल उठाइए। अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। कि सवाल हम किससे पूछेंगे जी? सवाल उससे पूछेंगे जिसकी सरकार है जी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि आस्क द क्वेश्चन पावर। पावर मीन्स सरकार हो गई। सरकार से हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया 2010 में जो कार्य शुरू हुआ और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। नमस्कार, संघर्ष के साथी नामक इस YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार पुनः से मैं अजीत राजभर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मुक्तिगंज और मुक्तिगंज में एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे जिसने न सिर्फ दोहरा बंद कराने को लेकर कई जगह आंदोलन किए, संघर्ष किए और इसके साथ ही साथ उन्होंने जैसे मई पसेवा और बडेरी तमाम ऐसे घाट है जहाँ पर पुलों का निर्माण जो है दशकों से नहीं हो रहा था, इसको पूर्ण कराने में लगे हुए हैं। तो आइए इनके जानते हैं संघर्ष की कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने संघर्ष की आवाज़ नामक जो यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप नित नई ऊंचाइयों को छूइए। और जैसे आज यूट्यूब चैनल के क्षेत्र में अजीत अंजुम जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अभिसार शर्मा जी एक आइकन बन के उभरे हैं, उसी तरह आप भी एक आइकन बने। और रही बात आपने जैसे संघर्ष की बात कहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम अगर राजनीति में हैं तो राजनीति का मतलब ही सेवा होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को जो राजनीति में होता है, अगर उसको अपने स्वयं से एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं राजनीति में क्यों हूँ। अगर आज हम अपने कलेजे पे हाथ रख के अपने आप से पूछे कि मैं राजनीति में क्यों हूँ, तो वहाँ पे निकल के बातें आनी चाहिए कि नहीं, राजनीति में मैं सेवा के लिए हूँ। तो सेवा भाव से जो भी चीज़ें, जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए संघर्ष करने का प्रयास करता हूँ। और जैसे अभी आपने दोहरे का नाम लिया, वो भी उसी प्रयास का एक सफल प्रयास के रूप में वो देखा जा सकता है कि उसमें संघर्ष किया और सफलता मिली। सबसे पहले सर, आपका जो है प्रारंभिक जो परिचय है, सबसे पहले अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। उसके बाद आप जो है दिल्ली भी गए तैयारी करने के लिए, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा, मन तो समाज सेवा में था, तो किताबों में कहाँ से लगेगा। इसके बाद जो है काशी विद्यापीठ भी आपने रहकर पढ़ाई की, बीपीएड की तैयारी की, लेकिन फिर भी तमाम संघर्ष करते रहें, यानी पढ़ाई के साथ साथ आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहें। तो आप इसको थोड़ा जो है प्रमुखता से बताइए। नहीं, देखिए, रही जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन की बात, प्राइमरी एजुकेशन जो मैंने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय मुक्तिगंज से जो है किया है। इंटरमीडिएट की शिक्षा जो पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत से हुई, स्नातक जो तिलकधारी महाविद्यालय से हुआ, बीच में दिल्ली जाना हुआ तैयारी वगैरह के लिए। बीपीएड की शिक्षा जो है काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हुई। और लॉ की पढ़ाई जो है टीडी लॉ कॉलेज से हुई। वर्तमान समय में जो एक अधिवक्ता के रूप में जो है दीवानी न्यायालय जौनपुर में कार्यरत हूँ। ये बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, हमारे ज़िले में, जो खासकर दोहरा तो खाते हैं, लेकिन आपके मन में कहाँ से अच्छा ऐसा विचार आया कि आपने दोहरा को बंद कराने की ठानी? देखिए, आप किसी भी ऑफिस या कार्यालय में जाते होंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि दोहरा गुटखा खाना मना है या थूकना मना है यहाँ पे। तो एक चीज़ थी कि पहले तो पान की बात होती थी, गुटखे की बात होती थी, लेकिन जनपद जौनपुर में दोहरा खा के यहाँ थूकना मना एक नई चीज़ देखने को मिलती है। हमारे कई साथी रहे, पहचान के लोग रहे, जिन्होंने दोहरा खाया और उसका परिणाम भी भुगता और दिवंगत भी हो गए। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो मुझे लगा कि समाज में एक बड़ी बुराई है। और चूंकि दोहरा काफ़ी सस्ती नशा है, इसलिए जो युवा हैं, छात्र हैं, इसमें फंसते चले गए और कहीं न कहीं वो अपने भविष्य को अंधकार में डालते चले गए। तो मुझे लगा कि इस पर अगर प्रतिबंध लगेगा, रोक लगेगी, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। उसी के प्रयास के लिए मैंने प्रयास किया और दोहरे को प्रतिबंधित होना पड़ा। कई जगह आंदोलन भी किए आप, जो है बड़ा लंबा आंदोलन चला, बड़ी लंबी लड़ाई चली।
2008 में आंदोलन की शुरुआत हुई और 2018 में सफलता मिली। यानी एक दशक हो गए, लगभग एक दशक लग गए इस संघर्ष के पीछे। सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ना पड़ा। 2008 से 2018 में जो है दोहरा प्रतिबंधित हुआ। इस बीच जो है चाहे दीवानी न्यायालय कह लीजिए, चाहे हाई कोर्ट कह लीजिए, चाहे प्रशासनिक स्तर पे कह लीजिए, बहुत सारे साथियों ने इसमें सहयोग दिया। दलगत राजनीति से हट के लोगों ने सहयोग किया। तो कहीं न कहीं सफलता का श्रेय जनपद के बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनको भी जाता है। सबने मिल के लड़ा। तो हम ये कभी नहीं कहते कि नहीं ये मेरी लड़ाई है, और हम कहते हैं कि जौनपुर के हमारे साथी। लड़ाई की शुरुआत तो आप ही ने की। नहीं, लड़ाई की शुरुआत हुई। लड़ाई की शुरुआत एक होता है, लेकिन अगर इंजन के रूप में काम करें हम, तो हमारे साथ इंजन को ताकत देने के लिए भी हमारे साथियों ने काम किया। और इसके बाद आपने इससे थोड़ा जब अलग आते हैं तो आपने जो है आज देखते हैं कई सारे ऐसी नदियां हैं जहां पर हमें पुल की आवश्यकता है, ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी होती है। तो उसके बारे में थोड़ा आप कहेंगे कुछ, क्योंकि आपको हमने कई जगह देखा है सड़कों पर संघर्ष करते हुए, जूझते हुए, सरकारों से जूझते हुए, सरकार के सिस्टम से जूझते हुए। आखिर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं विस्तार। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ से अगर देखा जाए, कुटीर पीजी कॉलेज चक्के है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एमएससी है। हमको लगता है शायद पूर्वांचल में पहला वो कॉलेज रहा होगा जहाँ पे सबसे पहले मान्यता इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एमएससी की मिली। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे जो है कुटीर पीजी कॉलेज चक्के पढ़ने जाते हैं। तो एक बार मैं उधर से गुजर रहा तो मैंने देखा कि तार के सहारे जो रस्सा है, रस्से की जगह एक लोहे का तार लगा के उससे नाव खींची जा रही है। बीच में कई घटनाएं हुई, बच्चे डूबे और एक्सपायर कर गए। तो हमको लगा कि कभी हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो मुझे लगा, जब उसके बारे में पता करना चाहा तो जानकारी ये हुई कि जो ये पुल यहाँ पे शिलान्यास हुआ, बसपा के गवर्नमेंट में हुआ 2010 में, और पुल लगातार जो है अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें कई बार रिवाइज एस्टीमेट आए, रिवाइज बजट आए, लेकिन पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। पैसा भी आया सर, लेकिन जो है उसको हाँ, वो सरकारी लापरवाही और ठेकेदार के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। तो जब उस टाइप के पुल का मैंने पता करना चाहा तो मुझे 4 पुल मिले, 2 किराकत विधानसभा के, 2 जफराबाद। थोड़ा उनका नाम। हाँ, तो किराकत विधानसभा का जो एक पुल था जिससे मैंने शुरुआत किया था वो बीरमपुर भडेरी घाट था, और दूसरा पुल जो था पसेवा मई घाट था। ये जो दोनों हैं किराकत विधानसभा में आते हैं। और जो जफराबाद विधानसभा का पुल था धर्मापुर अखड़ो देवी घाट था, और दूसरा जो पुल था आपका धनेजा घाट था। तो चारों के लिए लड़ाई शुरू हुई। प्रमुख सचिव तक का घेराव किया गया, और प्रमुख सचिव ने हम लोगों से घेराव के संदर्भ में जब ये मुलाकात हुई घेराव के बाद, तो उन्होंने कहा भी कि सरकार की मंशा है कि 3 साल से अधिक कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज 10 साल से अधिक हो गए। पुल का निर्माण 2010 में शुरू हुआ। बसपा की गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट आई, अब बीजेपी की गवर्नमेंट का समय जो है, कार्यकाल जो है बीतने वाला है 5 साल का, लेकिन अभी तक नहीं पूरा हो पाया। तो कल इसके लिए हम एक आंदोलन फिर से करने जा रहे हैं कि ये 2017 से मेरा आंदोलन चल रहा है। उस समय जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आ गई। 5 साल लगातार लड़ते बीत गए, लेकिन फिर भी हमारा जो पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपने जो है इस लड़ाई को जारी रखा, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल, तो पिछले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तमाम दावे करती है, कागजों से लेकर हर जगह दावे करती है, वादे तो करती है, लेकिन और दावा भी ठोकती है कहीं न कहीं विकास हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उनमें ऐसे पुलों का निर्माण वो अभी तक नहीं करा पाए? देखिए, सवाल हम किससे पूछेंगे? जी, सवाल उससे पूछेंगे जिसकी सरकार है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि आस्क द क्वेश्चन पावर। पावर मीन्स सरकार हो गई। सरकार से हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया 2010 में जो कार्य शुरू हुआ और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और जिस दिन आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले मैंने लड़ाई की शुरुआत किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने, आप देख रहे हैं। अब इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं हो पाई। अगर सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि 3 साल से ज़्यादा पुराना कोई लंबित कार्य नहीं रहेगा, जो 3 साल से ज़्यादा निर्माणाधीन कार्य समय लग रहा है, तो हमारा कहने का मतलब है कि आज तक ये चारों पुल अधूरे क्यों हैं, कंप्लीट क्यों नहीं हुए? क्या सिर्फ वादे होंगे? वादों से सरकार चलेगी? सरकार तो अभी जैसे इस पे क्या कर रही है, अभी एक्शन मतलब ले रही, पूरा कराने काम चालू कर दिया उसने कि अभी हाथ भी नहीं लगा? वर्ष 2010 का हाथ लगा है जी, 2021 चल रहा है, यानी एक दशक पूरे हो गए। 11 साल में
काम कितने हुए हैं मौके पे जाके आप देख सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि सिर्फ 2010 से काम चला, बंद हो गया, ठेकेदार भाग गया, सामान घट गई, एस्टीमेट रोज एस्टीमेट ही बढ़ेगा, यानी कहीं न कहीं जनता पे बोझ डाला जा रहा है। जब एक बार जो एस्टीमेट बना उस एस्टीमेट में काम होना चाहिए। रिवाइज एस्टीमेट बनने का मतलब है कि जनता के पैसे के साथ जनता के साथ ये धोखा और छल हो रहा है। एक सवाल और है, अगर हम जैसे सरकारी सिस्टम से लड़ें, सरकारी सिस्टम से लड़ने का मतलब यह है कि सिस्टम के खिलाफ बोलना। जब हम सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं बाधाएं तो आती हैं, ऊपर से कई लोग ऐसे हैं, धमकियां भी कई लोगों को मिलती है। आप समाचार पत्रों के माध्यम से आजकल हम देखते हैं, ऐसे कई उदाहरण भी आए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो दर्द है वह ऐसे तमाम समाज सेवी है जिनको झेलना पड़ता है। झेलना क्या पड़ता है, बहुत सी बाधाएं आती है, बहुत सी मुश्किलें आती है। तो क्या कभी ऐसा आपको इन एक दशक के संघर्ष में लगा? देखिए, इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल टू राइट टू आस्क द क्वेश्चन पावर। हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हमेशा सवाल उठाइए। अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, पूरी ताकत से हम सवाल उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। और जनता को और सरकार को जो सच का आईना उसे दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसी सच के आईने को दिखाने की एक ताकत के रूप में आप लोग भी हैं जी। तो निश्चित तौर पे झूठ, जुल्म, जासूसी से कोई सरकार वगैरह नहीं चलती है। कितने दिन आप किसी को बरगला के रखेंगे? हकीकत आज नहीं कल जनता के सामने आएगी और जनता देख भी रही है और महसूस भी कर रही है। तो हम जनता के लिए, जनता के हित में, हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा शिक्षा हमको ये सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर न्याय दिलाने की कोशिश करो। वही मैं कर रहा हूँ कि अन्याय जहाँ भी होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। यानी ये जो विकास तिवारी हैं ये कभी रुकने वाले नहीं है, संघर्ष करेंगे हर सरकार में अगर वो जनता के हित में हो। देखिए, सच की लड़ाई और न्याय की लड़ाई लड़ना है और लड़ते रहेंगे और लड़ते आ रहे हैं। अभी हमारे कई जो है योजनाएं कह लिया जाए या कह लिया जाए मेरे प्रयास हैं, अभी लंबित हैं। कई प्रयास में मैं असफल हुआ, कई जगह सफलता मिली। तो ये नहीं है कि मुझे असफलता अगर मिली तो मैं लड़ना छोड़ दूं। अभी एक मेरा चल रहा है कि कार्टून के माध्यम से बच्चों को जो है कानून की शिक्षा दी जाए। जो समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, 8,000 के ऊपर कानून हो गए हैं, उसमें से 4,000 लगभग कानून यूजलेस पड़े हैं। तो रोज़ एक नए कानून बनाने से अपराध कम नहीं होंगे। तो कार्टून के माध्यम से अगर बच्चों को कानून की शिक्षा दी जाएगी तभी अपराध कम होंगे। तो इसके लिए मैं राइट टू लॉ, कानून का अधिकार, जैसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, महात्मा गांधी की सोच थी उसके अनुरूप, तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे और प्राइमरी एजुकेशन से बच्चों को, छोटे बच्चों को कार्टून के माध्यम से कानून की शिक्षा दी जाए। अगर जो कानून की शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो इस समाज में एक उम्मीद की जा सकती है कि वो अपराध नहीं करेगा। जो कानून जानता है वो अब कानून को नहीं तोड़ेगा, अपराध नहीं करेगा। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन से ही बच्चों को कार्टून के माध्यम से कानून की शिक्षा दिया जाए और कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। जैसे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और जब से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया तब से परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बढ़ी है, साक्षरता का परसेंटेज बढ़ा है। उसी प्रकार जिस दिन राइट टू लॉ को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाएगा, निश्चित तौर पे समाज में अपराध कम होंगे। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं और लगातार अपनी लड़ाई भी जारी रखे हैं। और कॉलेजों में, स्कूलों में, विद्यालयों में जाके बच्चों को जागरूक भी करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा एक अगला कदम यह प्रयास जो है चल रहा है उसका, यानी अगला प्रयास यह होगा। कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है जब हम किसी भी समाज सेवी या समाज में संघर्ष कर रहे व्यक्ति के यहाँ पहुँचते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक हित छुपा है कहीं न कहीं। तो क्या आपसे भी कई लोग, जैसे कई लोगों के मन में यह लग रहा हो, कई लोग कयास लगा रहे हो कि कहीं न कहीं इस संघर्षों के पीछे राजनीतिक लाभ उठाना, तो कभी आप चुनाव लड़े हैं सर? देखिए, मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि लोगों की सेवा हो सके। किस पार्टी में सर? मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, शुरुआत से ही वर्ष 2005 से ही लगातार सतत कांग्रेस में हूँ। वर्तमान समय में सक्रिय कार्यकर्ता? जी, वर्तमान समय में कांग्रेस संगठन में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है। तो अपना ये प्रयास है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं,
उनको मैं दूर कर सकूं और उसके लिए लड़ सकूं, उनके लिए खड़ा हो सकूं। लेकिन कांग्रेस में भले आप जुड़े हैं, लेकिन जब भी हम आपको सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है और समाचार पत्र हो गया, उनमें जब भी हम आपको देखते हैं तो ये पार्टी में सक्रियता से ज़्यादा आप जो सक्रियता दिखाते हैं वह समाज के हित में होता है। चाहे दोहरा बंद कराने को लेकर आंदोलन हो गया, चाहे पुल निर्माण को लेकर आंदोलन हो गया, यानी सड़क से सदन तक की, यदि आप अभी सदन तो नहीं, राजनीति सदन तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन सड़क से लेकर जो राजनीति कर रहे हैं आप, यानी लोगों के बीच में धरातल पर जाकर उनकी समस्याओं को दिखा रहे हैं एक तरह से सरकार को, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर जैसे अगर कोई कहे कि कहीं ना कहीं इसके पीछे से कोई स्वार्थ है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये चुनाव लड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, मेरा स्वार्थ होता तो वर्ष 2022 में विधानसभा का चुनाव आ रहा तो मैं टिकट मांगता, लेकिन मैं चुनाव नहीं, मैं लड़ने के उद्देश्य से सेवा नहीं। आपका मेन उद्देश्य जो है, कांग्रेस की तो केवल विचारधारा से जुड़े हैं, आज ही आपका जो मेन उद्देश्य है वह समाज सेवा है। देखिए, राजनीति का ही उद्देश्य होता है समाज सेवा, तो राजनीति में मैं हूँ, इसलिए हूँ कि लोगों की सेवा कर सकूँ। तो मैं कांग्रेस संगठन से जुड़ा हूँ, तो उस संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और वही करता आ रहा हूँ। ऐसे लोगों को जाते जाते, ऐसे छात्रों को, ऐसे नौयुवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो नशे की लत में ऐसी तरह फंस चुके हैं कि मानो एक तरह से उनका जो है ज़िंदगी ही नहीं, उनके साथ साथ उनका परिवार भी एक तरह से गर्त में जा रहा है? देखिए, ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जो कैंसर वाला मामला सामने आया था वो टाटा अस्पताल में, जौनपुर के। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र हैं, कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, अपने इतिहास को जानिए, किताबों से दिल लगाइए, अपने देश के, समाज के साहित्य को पढ़िए। बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पे दो टुक कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पे 29 किताबें हैं, 29-30 किताबें हैं जिसको मैंने अवलोकन किया है। तो उसमें से आप 10 ही किताब पढ़ लीजिए और तब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे आप बात करिए कि बंटवारा किन पर, किसी चीज़ के बारे में ठोस जानकारी रखकर। जी जी जी। तो किसी को आप बगैर जाने सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी को सत्य मान लेना आज समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और मैं आपको बताऊं, लोग जो युवा पीढ़ी साहित्य से दूर होती जा रही है, अखबार भी अपने आप में एक साहित्य है, तो कम से कम अखबार तो पढ़िए। बहुत युवा पीढ़ी आज अखबार भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अब तो अखबार का स्थान जो है स्क्रीन टच मोबाइल ले लिया है। नहीं, तो हमारा कहने का मतलब है जो सत्य है, सही है, जो भ्रामक जानकारियां हैं लोगों में फैलती जा रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की परसों की जो है एक न्यायाधीश ने टिप्पणी भी किया है कि हम लोग सत्य से दूर होते जा रहे हैं और सत्य अपने हिसाब से गढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और मानवता बड़ी तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य अपने से नहीं बनाया जा सकता, जो सत्य है वो सत्य है। तो सत्य को जानना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपने जो समय दिया, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष के बलबूते ही समाज को जो हित में काम रहेगा उसको करते रहेंगे और सरकार से लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे। और हम जैसे युवाओं को प्रेरणा स्रोत बनेंगे ताकि जो युवा पीढ़ी है वह पीड़ा ले सके और नशे से मुक्त हमारा जौनपुर ज़िला होगा, ऐसा हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। तो आप चैनल के दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से तो मेरा कोई खेत मेड़ का झगड़ा है नहीं। सरकार से इसलिए सवाल पूछते हैं कि हमारे समाज के, हमारे लोगों के, जो इस समाज में लोग परेशान हैं, दबे हैं, कुचले हैं, जिनकी बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती या जिनकी मदद नहीं हो पाती, जो समस्याओं से ग्रसित हैं, उनकी समस्याएं दूर हों, उसके लिए तो लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और आपने जो है चैनल शुरुआत किया है, तो आजकल मीडिया हाउस जो मीडिया स्ट्रीम है, हाई लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्तर पे देखता हूँ कहीं न कहीं मीडिया जो सच दिखाने से पीछे, गोदी मीडिया, हाँ जी, सच दिखाने से पीछे हटता जा रहा है। तो हम चाहेंगे आपसे कि आप सच दिखाते रहिए और ईश्वर जो है आपको बरकत देगा। बस आप जैसे समाज सेवियों को बस आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, आप सच का आईना समाज को दिखाइए। आपको, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संघर्ष के साथी के साथ। धन्यवाद।